हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम फार्म मशीनरी अर्थात कृषि यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम भू परिष्करण के बारे में पढ़ेंगे अर्थात भू परिष्करण क्या कहलाता है। तो भूमि को फसल के लिए बोने योग्य बनाने हेतु एवं हानिकारक खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए की जाने वाली क्रियाएँ प्राथमिक भू परिष्करण की क्रियाएँ कहलाती हैं, जिसके कुछ प्रमुख उद्देश्य या बिंदु निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, भूमि की भौतिक रासायनिक दशा को सुधारने के लिए, खेत में पिछली फसल के पाए जाने वाले अवशेषों को नष्ट करने के लिए, भूमि में वायु संचार को बनाए रखने के लिए। इस क्रिया के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन को प्राप्त करना एवं किसानों की लागत को कम करना होता है। अगला पॉइंट हमारा, भूमि में जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ाने के लिए, खेत में उपस्थित हानिकारक कीटों के अंडों एवं लार्वा को नष्ट करने के लिए, भूमि में होने वाले कटाव को रोकने के लिए हम भू परिष्करण की क्रियाएं करने का कार्य करते हैं। तो भू परिष्करण कितने प्रकार के होते हैं? तो भू परिष्करण की क्रियाओं को निम्न दो भागों में बांट जाता है। पहला है प्राथमिक भू परिष्करण तथा दूसरा है द्वितीयक भू परिष्करण। प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण में दोनों में से कोई एक इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आएगा। तो हम पढ़ेंगे पहले प्राथमिक भू परिष्करण अर्थात प्रत्येक फसल को बोने से पहले उसकी बीज रूप को तैयार करने का कार्य किया जाता है। इसके लिए खेत के अंदर बीज को बोने से पहले बहुत सी अलग अलग क्रियाओं को करने का कार्य किया जाता है, जिसके कारण फसल की बुआई का कार्य किया जा सके। इन क्रियाओं में खेत को समतल करना, हल चलाना, पाटा लगाना आदि क्रियाएं करने का कार्य किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक भू परिष्करण क्रियाएं अर्थात इस क्रिया में बीज श्रेया को तैयार करने या खेत में बीज की बुवाई से लेकर उसकी कटाई तक की जाने वाली क्रियाएं भू परिष्करण की द्वितीय भू परिष्करण की क्रियाएं कहलाती हैं। इस क्रिया में निराई गुड़ाई, नमी को संरक्षित रखने के लिए पाटा लगाना आदि क्रियाओं को किया जाता है अर्थात प्राथमिक भू परिष्करण क्रियाएं वे क्रियाएं कहलाती हैं जो बीज को बोने से पहले खेत में कार्य किया जाता है, उन्हें प्राथमिक भू परिष्करण क्रियाएं कहलाती हैं। जबकि द्वितीय भू परिष्करण क्या क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? जब हम खेत में बीजों को बोने का कार्य करते हैं, बोने से लेकर उन्हें काटने अर्थात थ्रेसिंग करने तक की क्रिया को द्वितीय भू परिष्करण की क्रियाएं कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्राथमिक भू परिष्करण क्रिया के यंत्र। तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे हल है इत्यादि। तो हम पहले ही पढ़ेंगे हल के बारे में। हल यह एक महत्वपूर्ण यंत्र होता है जिसका उपयोग जुताई कार्यों को करने के लिए किया जाता है। खेत में प्रयोग में होने वाली शक्ति की एक 3/4 भाग हल का उपयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा आम कार्यों को आसानी से किया जाता है। भारत में खेत का आकार छोटा होने के कारण इस यंत्र का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इसका भार लगभग 16.5 किलोग्राम अर्थात 17 किलोग्राम तक का होता है। खिंचाव लगभग 80 किलोग्राम का होता है एवं कार्य क्षमता 0.32 हेक्टेयर प्रतिदिन करने का कार्य करता है। यह केवल मिट्टी की चीरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके कुछ प्रमुख अंग होते हैं जैसे इसका निर्माण बॉडी, शू, फॉल एवं हत्थे के द्वारा किया जाता है। तो इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं जैसे यह जुताई की क्रिया को करने के लिए मिट्टी को चीरने का कार्य करता है। यह वायु संचार को ठीक करने का कार्य करता है। इसके द्वारा खरपतवारों को नष्ट करने का तथा उन्हें उगने से रोकने का कार्य करता है। इसका उपयोग खेत के अंदर बचे हुए फसल के पत्तों को, खाद, जैविक पदार्थ आदि को मिट्टी में दबाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग बीज को मिट्टी में मिलाने या फसल को लाइन में बोने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हल के ये मुख्य कार्य थे। अब हम पढ़ेंगे हल के प्रकार अर्थात हल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हल होता है मिट्टी पलटने वाला हल तथा दूसरा होता है नाटेदार हल। तो हम पहले पढ़ेंगे मिट्टी पलट हल। इसके अंतर्गत वे हल आते हैं जो मृदा को काटकर उसे पलटने का कार्य करते हैं, जिसके कारण मिट्टी भुरी भुरी हो जाती है और उत्पादन क्षमता का मान बढ़ाने का कार्य करता है। इस हल के कुछ प्रमुख भाग हैं जैसे फा, यह मिट्टी पलट हल में नींव की तरह कार्य करता है जो हल को मृदा से चिपकाकर चलाने की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। इस भाग के बिना हल के शेष अन्य भाग सही रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। इस भाग में फार, भूमि, पार्श्व तथा पंख जुड़े रहने का कार्य करते हैं। इनका निर्माण
ढलवा, लोहे, इस्पात आदि के द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद फार, इसका दूसरा भाग। यह हल के तल का वह भाग होता है जो मिट्टी को काटने का कार्य करता है। यह हल के तल के आगे की ओर फंसा रहता है, जिसे आगे की ओर परिवर्तित करने का कार्य किया जा सकता है। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे फार की नोक, फार की धार तथा फार के पंख के नाम से जाना जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे फार की नोक। इसे मैं आपको डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझा देता हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम। तो फार की नोक क्या है? तो फार की नोक, ये है फार की नोक, अर्थात फार का वह भाग जो भूमि में सबसे पहले प्रवेश करने का कार्य करता है। इस भाग को फार की नोक कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे हम फार के पंख। क्या है फार के पंख? ये हैं फार के पंख। यह मिट्टी को पलटने के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा यह हल को निचले तल पर रोकने का कार्य भी करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फार की धार। तो फार की धार क्या है? फार की धार ये कहलाती है, ये अर्थात फार की नोक से लेकर फार के पंख तक वह भाग जो मिट्टी को पलटने का कार्य करता है और उसे फार की धार कहते हैं। यह मिट्टी को काट कर उसके भीतर घुसने का कार्य करता है। यह फार होता है, इसका मुख्य कार्य होता है हल में। यह हमने तीनों पढ़ लिए हैं, फार की नोक, फार के पंख, फार की धार। अब हम पढ़ेंगे तवेदार हल अर्थात दूसरा हल। तो हल को उपयोग में इन हलों को उपयोग में प्राथमिक जुताई करने के लिए भी किया जाता है। इन्हें खरपतवार युक्त भूमियों, सख्त भूमियों एवं खास घास वाली भूमियों पर उपयोग में लाया जाता है। इसमें मिट्टी को काटने एवं पलटने के लिए कोण की आकार की डिस्क पाई जाती है, जो भूमि के साथ एक निश्चित कोण बनाने का कार्य करती है। इसे तवे के कुछ प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इन हलों में तवे के द्वारा मिट्टी में खुरचने का कार्य किया जाता है, जो मिट्टी को बारीक करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस हल की संरचना का अध्ययन करने पर इसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं, जैसे नाटेदार तवे। यह पाली, कार्बन या लोहे के बने हुए तवे होते हैं, जो मिट्टी को खुरचने एवं मिट्टी को काटने की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। इसका दूसरा भाग है प्लेट ब्लैंकेट। यह तवे द्वारा हल से जुड़ी हुई संरचना होती है, जो हल को मोड़ने या चलने में सहायता प्रदान करती है। फिर हम पढ़ेंगे फ्रेम। यह वह संरचना होती है जिस पर संपूर्ण फ्रेम अर्थात हल कसा रहता है। अब हम पढ़ेंगे इसका चौथा पॉइंट स्केपर। यह तवे के ऊपर पाई जाने वाली संरचना होती है, जो तवे पर लगी मिट्टी को हटाने का कार्य करती है। इसका 5वां पॉइंट है व्हील बेयरिंग, अर्थात यह फ्रेम से जुड़ी हुई संरचना होती है, जो व्हील को घूमने में सहायता प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे डिस्क एंगल, अर्थात चाल की दिशा से डिस्क की धार की दिशा में बनने वाला कोण डिस्क एंगल कहलाता है, जिससे आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसका मान 42 अंश से 45 अंश तक होता है। यह प्रतिदिन लगभग 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन भूमि की जुताई करने का कार्य करता है। इसमें चलने वाली डिस्क हल की कीमत लगभग 300 रुपये तक होती है। इसके हम बात पढ़ेंगे हल की मरम्मत, अर्थात कार्य करने पर हल में कुछ खराबियां आ जाती हैं, जिसे हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो हल की मरम्मत में बेलनों द्वारा चलाए जाने वाले हलों में निम्न कमियां आ सकती हैं। इन कमियों को हल से खेत में जुताई का कार्य आरंभ करने से पहले देख लेना चाहिए। तो पहला क्या है? फिटिंग ऑफ प्लाउ, अर्थात हल को उपयोग करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उसके सही भाग भली भांति जुड़े रहने का कार्य कर रहे हैं। फिर पढ़ेंगे हम फार की धार। फार की धार कार्य करते करते मोटी हो जाती है, जिसे समय समय पर पेना करवाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोल्ट बोल्ट की स्थिति, अर्थात हल के पंखे को अधिक घिस जाने पर उसे बदल देना चाहिए या जंग लगे जाने पर उसकी जंग को साफ करना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेड साइड, अर्थात लेड साइड मृदा के साथ घिसकर चलने का कार्य करती है, जिसके कारण यह अत्यधिक घिस जाती है। इसे माप कर अधिक घिस जाने से पर इसे बदल देना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम बेरिंग। बेरिंग के घिस जाने पर पहिए भारी चलने लगते हैं, इसलिए बेरिंग को समय समय पर बदल देना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे तबेदार हैरो, अर्थात यह खेती में एक प्रकार का हैरो है, जिसके द्वारा मिट्टी को काटने का कार्य किया जाता है, जिसके कारण मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी पलटने वाले हैरों का उपयोग प्रारंभिक जुताई के समय किया जाता है। इसके द्वारा जुताई करने के पश्चात खेत में
बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं जिन्हें बुवाई के पूर्व तोड़ना आवश्यक होता है। इसके अलावा खरपतवारों की मात्रा खेतों में अधिक हो जाती है, उन खेतों में भी इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस हैरो के कुछ प्रमुख भाग होते हैं जिसे मैं आपको बताऊंगा। तो इसका पहला पॉइंट है नाटीदार डिस्क। यह 2 सेंटीमीटर व्यास की उच्च कार्बन वाली डिस्क होती है जिसके किनारे तेज होते हैं। यह भूमि को काटने का कार्य करते हैं। डिस्क के बीच में सुराख बने होते हैं जिसमें एक लंबा कमला लगा होता है जो तवे को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। इसे अरबल बेल्ट भी कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम अरबल बेल्ट। यह एक लंबा चौकोर कमला होता है जो स्टील का बना होता है। लगभग 2 तवों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर होती है जिस पर लोहे का एक गुटका लगा होता है जिसे स्पूल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका ढांचा। अर्थात तवे द्वारा हैरो का ढांचा स्पार्क का बना होता है जिसमें डिस्क लगी होती हैं तथा आगे का भाग ट्रैक्टर या बैल से जुड़ा होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लीवर। यह तवे के आगे की ओर ढांचे के साथ लगी हुई संरचना होती है जिसका उपयोग तवे के झुकाव को कम या अधिक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम बीम। बैलों द्वारा चलाए जाने वाली हैरो में आगे की ओर एक लंबी हरिस लगी होती है जिसका प्रयोग बैलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केपर। ये डिस्क पर लगी मिट्टी को खुरचने का वाली संरचना होती है जो तवे पर लगी मिट्टी को निकालने का कार्य करती है। आज के लिए इतना ही। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्क हैरो के प्रकार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।